क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें 40 ममालिक के सरबराहान को मदऊ किया बाइडेन साहब ने। पाकिस्तान का नाम उस लिस्ट में नहीं, पाकिस्तान को मदऊ नहीं किया गया, जहां भूटान जैसे ममालिक, बांग्लादेश, उनको मदऊ किया गया। और इवन कुछ ममालिक की तो ऐसे हैं जिसका आई एम श्योर कि हमारे पाकिस्तान के कुछ नाजरीन को उनका नाम तक पता नहीं होगा। यही है का हमें इस तरह के जो बड़े समिट से बाहर रखकर को पैगाम देना चाहता है कि हमारी नजर में आपकी जो अहमियत है वो सिर्फ अफगानिस्तान की हद तक है कि बाइडेन को हल्फ लिए हुए 2 माह से ज्यादा हो चुके हैं और अभी तक हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से उनका टेलीफोनिक राब्ता नहीं हुआ। बाकी जब ममालिक जाते हैं, जब भूटान जाएगा, इंडिया जाएगा, जब बांग्लादेश जाएगा, तो डेफिनेटली पाकिस्तान इज लेफ्ट आउट। सो पाकिस्तान को अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको रीओरिएंटेशन उसकी करनी है भाई। ये फॉरेन मिनिस्टर साहब को और हमारी जो हुकूमत है उसको समझ होनी चाहिए, सारा टाइम दुनिया में इकोनॉमी सिक्योरिटी नहीं होती। अमेरिका से पाकिस्तान में झटका आना शुरू हो गया है। वैसे तो अफगानिस्तान शांति वार्ता में जब भारत को पहली बार अमेरिका ने शामिल किया था तब से ही यह संकेत मिलने शुरू हो गए थे कि पाकिस्तान की पूछ अमेरिका की नज़र में घट रही है। ताज़ा उदाहरण है क्लाइमेट चेंज पर 22-23 अप्रैल को अमेरिका में होने वाली बैठक में भारत सहित 40 देशों को तो बुलाया गया है पर पाकिस्तान का नाम उसमें शामिल नहीं है। क्लाइमेट चेंज क्या है, इस पर चर्चा इस वीडियो ब्लॉग के अंतिम भाग में करेंगे। उसके पहले आइए सुनते हैं इस झटके की चर्चा पाकिस्तानी मीडिया से। नाजरीन, 22 और 23 अप्रैल को अमेरिकी सदर जो बाइडेन क्लाइमेट समिट की मेजबानी कर रहे हैं और ये वर्चुअल समिट होगा और इसमें जो व्हाइट हाउस ने जो एक स्टेटमेंट जारी किया है, 40 ममालिक के रहनुमाओं को शिरकत की दावत दी गई है। ये जो उनकी प्रेस रिलीज है वो मेरे सामने इस वक्त मौजूद है और क्योंकि 40 ममालिक की बड़ी लंबी फहरिस्त है तो मैंने कोशिश की कि यकीनन इसमें पाकिस्तान का नाम होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान आबादी के एतबार से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। लेकिन हैरान कुन तौर पर इसमें पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है, पाकिस्तान को मदऊ नहीं किया गया, जहां भूटान जैसे ममालिक, बांग्लादेश, उनको मदऊ किया गया। और इवन कुछ ममालिक की तो ऐसे हैं जिसका आई एम श्योर कि हमारे पाकिस्तान के कुछ नाजरीन को उनका नाम तक पता नहीं होगा। यही है कि ये क्या पाकिस्तान की जो सिफारतकारी है उसकी बहुत बड़ी नाकामी है या फिर अमेरिका जो है कोई नई चाल चल रहा है। अमेरिका हमें इस तरह के जो बड़े समिट से बाहर रखकर को पैगाम देना चाहता है कि हमारी नजर में आपकी जो अहमियत है वो सिर्फ अफगानिस्तान की हद तक है। तो शहबाज, आपको याद होगा कि इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में जो अमेरिका के साबिक सफीर कैमरून मंटर ने एक बहुत बड़ी बात की थी और हमने उनके मुताबिक कि अमेरिका की क़यादत की नज़र में अब पाकिस्तान की वो अहमियत नहीं रही जो कभी माजी में हुआ करती थी। तो मुझे लगता है कि उनके बयान को बड़ा सीरियस लेना चाहिए क्योंकि इस समिट में पाकिस्तान को ना बुलाना, और ऐसा भी नहीं है कि फिजिकली वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को वहां पे जाने था, यहां पे सेटअप लगाना था, वर्चुअल मीटिंग थी। तो ये तो मुझे लगता है कि बहुत सेटबैक है पाकिस्तान के लिए। सवाल वापस थ्रो करता हूं, आप फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट है, क्या हुआ है? देखिए, मेरे लिए बहुत हैरान कुन है कि ये क्या हुआ है क्योंकि हर तरह से पाकिस्तान क्वालिफाई करता था, मतलब मेरिट के ऊपर भी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 3 अगर क्राइटेरिया देखें कि एक इसमें जो अमेरिका के इत्तेहादी थे उनको बुलाया गया, तो पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से इत्तेहादी तो है, अफगानिस्तान को ही ले लें। दूसरा कि जो मेजर पोल्यूटर्स हैं कंट्रीज, उनको बुलाया गया है। तीसरा जो सबसे ज्यादा इससे इफेक्ट हो रहे हैं, अगर आप दोनों कैटेगरीज को छोड़ भी दें तो तीसरी कैटेगरीज में पाकिस्तान आता है। तो मुझे तो लगता है कि मैं कम अज कम इसको ये कहूंगा कि हमारी सिफारतकारी की नाकामी है। अब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पाकिस्तान को क्यों नहीं इसमें बुलाया गया, उसकी वजह है कि क्यों नहीं बुलाया गया। पहली बात तो समझने की ये है कि जो दुनिया की जो 17 जो मेजर इकोनॉमीज हैं और ये बेसिकली एक तो उनको बुलाया गया, और इस जो ग्लोबल क्लाइमेट समिट है इसका सारा फोकस ही उस पे होगा कि उन ममालिक को भी देखें जो इंडस्ट्री, जो बिजली ज्यादा बना रहे हैं, जिनको बिजली चाहिए और जो रिन्यूएबल एनर्जी या इंफ्रास्ट्रक्चर खरीद सकते हैं। अब दे अंडरस्टैंड कि जी पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खरीद सकता। इंडिया एक बड़ी मार्केट है, उनको पता है कि इंडिया जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, मोदी को बुलाया गया है। वैसे भी जारी बात है, जितने बड़े इस तरह के इनिशिएटिव हैं, इंडिया बड़ी आबादी होने के नाते, 1.3 बिलियन की आबादी होने के नाते उनको वैसे ही बुलाया जाता है कि भाई ये तो दे हैव द मनी, दे हैव द रिसोर्सेज, दे कैन बाय रिन्यूएबल, दे कैन इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल, दे आर द इंडस्ट्री।
ऑब्वियसली इस कॉन्फ्रेंस में ना पहुंचने से पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज हुआ कि पाकिस्तान की एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। दूसरा, जब भी इस तरह के बड़े टेबल्स पे, जब बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में आपको बुलाया जाता है तो दैट इज अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज। वी लॉस्ट दैट, ये एक बड़ा है। फिर इस खित्ते में, साउथ एशिया में बाकी जब ममालिक जाते हैं, जब भूटान जाएगा, इंडिया जाएगा, जब बांग्लादेश जाएगा, तो डेफिनेटली पाकिस्तान इज लेफ्ट आउट। सो पाकिस्तान को अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको रीओरिएंटेशन उसकी करनी है भाई। ये फॉरेन मिनिस्टर साहब को और हमारी जो हुकूमत है उसको समझ होनी चाहिए, सारा टाइम दुनिया में इकोनॉमी सिक्योरिटी नहीं होती। सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। द सॉफ्ट पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सॉफ्ट पावर कैसे अचीव करनी है? सॉफ्ट पावर यानी जैसे टेबल पे बैठ के अचीव होती है। सॉफ्ट पावर जो है वो कल्चरली अचीव होती है। सॉफ्ट पावर आपकी अचीव होती है जब आप अपना कल्चर, वैल्यू, सोसाइटी, सॉफ्टर साइड ऑफ योरसेल्फ आप प्रोजेक्ट करते हैं। अमेरिका ने तो उन्हीं को बुलाना था, जाहिर बात है, जिनके पास दे हैव द मनी, दे जो एमिट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हैं, एंड दे आर द प्रोड्यूसर्स, दे आर इनटू द इंडस्ट्री। उसकी वजह यह है कि ये इलेक्शन कैंपेन से पहले ही बाइडेन बता चुके थे कि 2 समिट वो करवाएंगे, एक क्लाइमेट पर और एक डेमोक्रेसी पर। तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ वहां से कोशिश नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि हमारे ना जाने से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा, लेकिन ऑप्टिक्स क्या जा रही हैं कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म को आपने दावत नहीं दी, और कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम एक जो रिलेशनशिप में रीसेट करने जा रहे हैं, उसमें क्लाइमेट चेंज जो है वन ऑफ द की सब्जेक्ट है, जो बाइडेन इंतजामिया के साथ हम उठाना चाहते हैं। से भी आप इस चीज को देख सकते हैं। आप फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, आप इस चीज को बेहतर जानते हैं, लेकिन कल से मैं जो डिबेट को देख रहा हूँ ना, खासतौर पर सोशल मीडिया के ऊपर, इसको देखा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की कोई जाती नाकामी ना हो। उसकी वजह यह है कि 2 तरीकों से इसको अगर आप देखें कि पाकिस्तान की दुनिया के अंदर अब क्या स्टैंडिंग है, अब क्या है, आज से 10-15 साल पहले क्या थी, और दूसरा पाकिस्तान की जो अलाइनमेंट है इन टर्म्स ऑफ उसके जो रिलेशनशिप विद चाइना है और खित्ते के जो दूसरे ममालिक हैं उनके साथ क्या है। तो अगर आप इसको इस जाविये के साथ देखें तो आपको ओवरऑल जो पिक्चर है वो काफ़ी क्लियर होती नजर आ रही है। इमरान खान साहब ने जो भी किया क्लाइमेट चेंज के लिए वो एक अलहदा चीज़ है, और उनकी जो एफर्ट्स हैं वो अपनी जगह पे हैं। वो 1 अरब वो दरख्त लगा सके या नहीं वो बात की बात है, बट ही हैज़ कंसर्न्स फॉर द क्लाइमेट चेंज। आपने बात की पाकिस्तान किस हद तक इससे मुतासर होता है। जो एक ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है जो एक जर्मन वॉच ऑर्गेनाइजेशन है वो करती है, 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इससे मुतासर होने वाला दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है। और अभी हालत ये है कि पाकिस्तान चूंकि एक एग्रीकल्चर कंट्री है, हमारी जो 45% आबादी है इसके ऊपर डिपेंडेंट है, और आपकी इकोनॉमी का 20% हिस्सा जो है वो एग्रीकल्चर से उसकी कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे शायद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान होता या कोई और होता तो हमारे साथ हो सकता था यही सलूक हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये इसका किसी खास गवर्नमेंट से ताल्लुक नहीं है। मेरे ख्याल में जो मुझे भी लगता है कि शायद इस तरीके से जो बाइडेन इंतजामिया है पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ाना चाहती है, वो चाहते हैं कि चीन से हम थोड़ा दूर हों। मेरे ख्याल में ये प्रेशर टैक्टिक भी हो सकती है, और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि बाइडेन को हल्फ लिए हुए 2 माह से ज्यादा हो चुके हैं, और अभी तक हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से उनका टेलीफोनिक राब्ता नहीं हुआ। अगर आप ट्रंप को देखें, जब 2016 में वो जीते थे, तो अगर आप रिकॉल करें तो उन्होंने ओथ लेने से पहले ही विद इन फ्यू वीक्स, उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे नवाज शरीफ, उनसे टेलीफोनिक राब्ता किया था। तो मुझे लगता है कि एक डिलिबरेटली एफर्ट हो रही है, एंड इट हैज नथिंग टू डू विद सर्टन पर्सनैलिटी इन द ऑफिस। शायद पाकिस्तान की जो ओवरऑल पॉलिसीज हैं या पाकिस्तान को पर्टिकुलरली टारगेट करना है, शायद वो उसका बैकग्राउंड है। पर्यावरण को बचाना आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या बन गया है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, वातावरण में तापमान का बढ़ना, जलवायु में परिवर्तन आदि समस्याएं आने लगी हैं। लेकिन इन सब में ग्लोबल वार्मिंग यानी वातावरण में तापमान में वृद्धि सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। इसका संबंध मुख्य रूप से हमारी विकास की गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। अधिकतर औद्योगिक गतिविधियों में या संचार में हमें कोयला या तेल का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें निकलती हैं। इसे ग्रीन हाउस गैसेस भी कहा जाता है। साथ ही औद्योगिक गतिविधियों, खेती आदि के लिए हमें फॉरेस्ट, पेड़ पौधों को काटना पड़ता है। आप लोगों को पता ही होगा कि ये पेड़ पौधे CO2 को ऑक्सीजन में बदलते हैं। एक और तो जहां CO2 का निकलना जारी है, और दूसरी तरफ पेड़ पौधों के कमी के कारण इनको ट्रांसफर करके, इनको तोड़कर ऑक्सीजन में बनाने का काम भी रुक गया है, जिसके कारण वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव बढ़ गया है। और यह
ग्रीन हाउस गैसेज वातावरण के तापमान को पकड़ लेती है और इस कारण इनमें वातावरण में गर्मी बढ़ने लगती है। कहा जा रहा है कि अगर इसी तरह यह बढ़ती रही तो 5 डिग्री सेल्सियस तक यह गर्मी बढ़ना शुरू हो जाएगी। हालांकि इस संबंध में चिंता बहुत पहले ही 1960 के दशक में ही प्रकट की गई थी, पर इस पर पहली बार 1971 में अर्थ समिट बुलाया गया। उसमें विस्तृत रूप से इसकी चर्चा हुई। इसके लिए G7 देशों का एक स्टडी ग्रुप बनाया गया। इस स्टडी ग्रुप के रिपोर्ट के आधार पर फिर 1988 में पहली बार इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC बनाया गया, जिसको यह कहा गया कि आप इस समस्या को निपटने के लिए उपाय बताएं। 1990 में इस IPCC ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान के बढ़ने को रोकने की प्रक्रिया चालू की जानी चाहिए। यह भी कहा गया कि इसको रोकने के लिए क्लीन एनर्जी का उपयोग होना चाहिए, जैसे एटॉमिक पावर से उत्पन्न एनर्जी, हाइड्रो पावर से यानी बिजली पानी से उत्पन्न एनर्जी, वाइंड से एनर्जी, हवा से उत्पन्न एनर्जी, सोलर एनर्जी यानी सूर्य के रोशनी से उत्पन्न एनर्जी का उपयोग तेल के जगह या कोयले की जगह किया जाना चाहिए। तभी जाकर हम वातावरण को स्वच्छ और साफ रह सकते हैं। समस्या यहाँ तब उठती है कि विकासशील देश कहते हैं कि उनके पास इतनी पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है कि वे क्लीन एनर्जी का उपयोग करें और वे अब भी विकास के लिए कोयले पर या तेल पर आधारित है। इसी की समस्या को रोकने के लिए अमेरिका ने एक कमेटी बुलाई है और जिसकी बैठक अभी अप्रैल में होने वाली है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में फ्रांस में जो इस संबंध में बैठक हुई थी उसमें से डोनाल्ड ट्रंप अलग हो गए थे, लेकिन जो बिडेन की सरकार आई है तो उन्होंने फिर वातावरण को स्वच्छ करने के लिए, क्लाइमेट चेंज पर ध्यान देने के लिए एक कमेटी बुला रहे हैं, जिससे पाकिस्तान को आउट किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।